On a black paper of darkness, I draw a pond. Over the pond stoops a branch. और एक दिन जब मैं बुक शेल्फ क्लीन कर रही थी तो मैंने प्रधानमंत्री की ये किताब अपने बुक शेल्फ में देखी। नाम था आंख आ धन्य छे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखना चाहती हूँ। अमिताभ बच्चन पर नहीं, किसी और पर भी नहीं। बहुत ज्यादा मेरी माँ ने सिखाया था कि जब कोई भी चीज करने को मन हो तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस सिर्फ कूद पड़ो। So hi, hello, नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ टॉकिंग बुक्स। टॉकिंग बुक्स का कॉन्सेप्ट है, हमारा एक प्रयास रहता है कि एक किताब के पीछे की जो कहानी है हम लोगों तक पहुंचा पाएं कविशाला के जरिए। तो उसी प्रयास में इट्स आवर ऑनर टुडे कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं भावना शमाया मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम कविशाला के इस टॉकिंग बुक्स के आज के सेशन में। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इस नई किताब के लिए जो पाठकों तक पहुंच रही होगी, पाठक पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आज के दौर में जो कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी एंकर हो जो किताब के लिए कुछ करता है, ऑथर के लिए कुछ करता है, उसको मैं धन्यवाद कहती हूँ। क्योंकि एक राइटर जो है वो करीबन कोई भी एक किताब के लिए, ये किताब तो भी थोड़ी सी छोटी है, नहीं तो कोई भी किताब के लिए 1 लाख शब्द होते हैं जी। और 1 लाख शब्द परफेक्ट लिखने के लिए आपको शायद 1.25 लाख शब्द लिखने पड़ते हैं। उसके बाद आप उसको एडिट करके स्कल्प्ट करके एक किताब की रजूआत करते हो। मगर क्या 1 लाख लोग आपकी किताब पढ़ते हैं? वो लोग सब जो है किताब खरीदने में कंजूसाई करेंगे। किसी ने खरीदी है तो उनसे मांग लेंगे, या तो किंडल में भी बोलेंगे मुझे लिंक भेज दो, मैं उसी में से पढ़ लूंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। भी जैसे थिएटर को प्रमोशन की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उसी तरह से किताब को सपोर्ट की जरूरत रहती है। जी मैम, तो आई थिंक यू आंसर्ड लाइक वन ऑफ माय क्वेश्चन था। ये ना मैंने फ्रेम किया हुआ था कि आजकल जो किताबों का और पाठकों का जो नजरिया है किताबों को देखने का, किताबों को लेने का, वो किस तरीके से परिवर्तित होते हुए आप देख रहे हैं। तो मे भी इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, आपसे उसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आज का जो जिस किताब पे हमारी परिचर्चा है, लेटर्स टू सेल्फ, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आई थिंक मैं पढ़ रहा था, आंखा दान्या अच्छे करके किताब थी एक, जो उसका एक इंग्लिश रूपांतरण है जो आपने आपने लिखा है। तो मैम हम शुरुआत इसी से करते हैं कि अगर आप पाठक होते, अगर आपने किताब पढ़ी होती, तो अपने दूसरे पाठकों को आप इसका अगर आपको कारण बताने के होते कि ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, उन पाठकों को जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है अभी तक और उनको किताब पढ़नी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, मगर ये जवाब देने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगी कि मैंने ये किताब क्यों और कैसे लिखी। जी मैम। 2020 में जब कोविड का समय था तो मैं कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। और एक दिन जब मैं बुक शेल्फ क्लीन कर रही थी तो मैंने प्रधानमंत्री की ये किताब अपने बुक शेल्फ में देखी। नाम था आंख आ धन्य छे, मीनिंग माय आईज आर ब्लेस्ड। ओके, तो मैंने सोचा कि कोविड की डिप्रेशन में ना जाकर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं ट्रांसलेट करूँ। और मैंने किसी से बताया नहीं और चुपचाप मैं ट्रांसलेट करने लगी। और क्योंकि मैं फर्स्ट जर्नलिस्ट हूँ और बाद में मैं ऑथर हूँ, तो कोई भी एक काम जब हाथ में लेती हूँ तो पहले तो एक ड्राफ्ट धड़ाधड़ खत्म कर देती हूँ, बाद में धीरे धीरे उसको खूबसूरत बनाने में और परफेक्ट बनाने में समय लगाती हूँ, ड्राफ्ट्स करती हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मैंने किताब कंप्लीट कर दी। उसके बाद पब्लिशिंग वर्ल्ड में थोड़ा सा लल था। मैंने तो आई वॉज रेडी बाई 2021, तो सबने कहा कि उस वक्त तो हम कोई किताब छाप नहीं रहे। जैसे ही समय बदला तो मैंने ये किताब भेज दी। जो पाठक ये किताब खरीदना चाहते हैं उनको मैं कहूंगी कि इसे जरूर खरीदिए, क्योंकि एक इस किताब को खरीदने की बहुत सारी वजह है। एक,
क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री के विचार, सोच, उनकी भावनाएं, उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनके रिफ्लेक्शंस, उनके मंथन, ये सारी बातों का ये संग्रह है। 2, आमतौर पे कोई भी राइटर एक दो विषय में निपुण होता है, जैसे मैं सिनेमा में लिखती हूँ, या मैं भाषांतर भी करती हूँ, या मैं भगवान कृष्ण पर भी लिखती हूँ। प्रधानमंत्री के संग्रह में वो अलग अलग टॉपिक्स पर अपने ऑब्जर्वेशंस पेश करते हैं, और वो इतने मामूली और इतने स्पेशल टॉपिक्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इसके बारे में इतना सोचने को होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, he talks about the mountains, he talks about the meadows, he talks about the flowers, he talks about the trees. He's all the time talking to the trees. He talks about the sun, he talks about the moon. गरबा के ऊपर कविता है, कारगिल सोल्जर के ऊपर कविता है, नर्मदा पर कविता है। आप कोई भी विषय बोलो, उस पर एक कविता है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि उनको ये सारी बातें पर मंथन करने का कब समय मिलता है, कब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, तो ये सारी विचारधारा मेरे मन में चलती है। तीसरा, गुजराती में जब वो लिखते हैं तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो वोकैबुलरी है, वो बहुत ज्यादा रिच है। मतलब जो गुजराती में हम वर्ड बोलते हैं कि अलंकारी, बहुत हाई फ्लोइंग है। और मैं क्योंकि गुजराती सीखी नहीं हूँ, हमारे घर में गुजराती बोली जाती है क्योंकि मैं गुजराती परिवार में पैदा हुई हूँ, मगर एज अ भाषा, एज अ लैंग्वेज, आई हैव नॉट लर्नड इट। ये तो हमारे माँ बाप मानते थे कि घर के बच्चों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, तो मैं कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ। तो जहाँ जहाँ बहुत मुश्किल शब्द होते थे, मुझे मेरे किसी दोस्त को पूछना पड़ता था, क्योंकि क्या है कि शब्द और उनका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। ट्रू। तो ये 3 खास वजह है। और चौथी वजह ये है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री लेखक हैं, मंथन करते हैं, और हम उनके विचार जो सिर्फ देश के बारे में नहीं है, सृष्टि के बारे में है, कॉस्मोस के बारे में है, ह्यूमैनिटी के बारे में है, रिश्तों के बारे में है, खूबसूरती के बारे में है, तो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैं टेलीविजन देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, तब वो आकर एक अलग प्रकार का प्रवचन करते हैं, और जब मैं उनकी किताब ट्रांसलेट करती हूँ तब वो अलग इंसान लगते हैं। जी, बहुत अच्छे इंसाइट बताया आपने कि बहुत से दर्शक हैं जो अपने प्रधानमंत्री जी को एज ए राइटर नहीं जानते होंगे, तो बहुत सारी अच्छी चीजें लोगों को जानने के मिलेंगी। अब मैम आगे बढ़ते हैं कि एक मेरी जिज्ञासा है कि आपकी जो किताबों को लिखने की यात्रा है, आपकी जो राइटिंग जर्नी है, उसकी शुरुआत कब होती है, कहाँ से होती है, पहली किताब क्या थी? मेरी पहली किताब अमिताभ बच्चन की जीवनी थी। इट वाज कॉल्ड अमिताभ बच्चन द लेजेंड। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखना चाहती हूँ, अमिताभ बच्चन पर नहीं, किसी और पर भी नहीं। मैं एज ए जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट खुश थी एज एन एडिटर। मगर आपको याद होगा, आप तो बहुत छोटे हो तो शायद आपको नहीं मालूम हो ये, अमिताभ बच्चन ने मीडिया के साथ करीबन 18 साल बात नहीं की थी। एक बैन था, और 1992 में, यानी 77 से 92 तक उन्होंने बात नहीं की थी। 1992 में उन्होंने ये बैन उठाया और हम लोग से बात करना शुरू किया। तो इतनी ज्यादा मुलाकात होती थी और इतने ज्यादा इंटरव्यूज होते थे। तो एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने कहा कि मैम आप किसी और पर भले लिखिए, मगर अमिताभ बच्चन पर अब मत लिखना, क्योंकि तभी कंप्यूटर्स आए थे 90s में हमारे देश में। तो वो हर फाइल नेम वो बोलती है, मैंने AB अमिताभ बच्चन, AB बच्चन, इतने सारे नाम लिख दिए, मैं कौन से नाम पे उनकी फाइल सेव करूं। तो मैंने बोला इतना तो मैंने नहीं लिखा है। तो मैंने सारी चीजें निकाली, फिर से उसको देखी, और फिर से उसको ठीक तरह से स्कल्प्ट करके एज अ नैरेटिव बनाया। तो मैंने अपने जब पब्लिशर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो सारी तस्वीरें हैं, आप उनकी एक डमी बनाइए
और किताब के तौर पे उनको दिखाई है। तो एक डमी बनाई और एक सारा मजाक था और उनको दिखाई। मैंने तब सोचा था कि मैं एक स्पेशल इश्यू निकालूंगी, उनको दिखाई और फिर ये किताब बन गई और फिर शेर को खून लग गया। तो 1999 से अब तक मैं अपने रेगुलर काम जो जर्नलिस्ट का है, जो पॉडकास्टर का है, जो रेडियो आरजे का है, और मैं अलग अलग चीजें और भी करती हूँ, जैसे मैं नृत्य हूँ, क्लासिकल डांसर में हूँ। वो सारे काम के साथ साथ मैं साल में कोशिश करती हूँ कि एक किताब में निकालूं। तो मैं, हाँ, अगला यही था कि एक डॉक्टर भावना शमाया, पद्मश्री डॉक्टर भावना शमाया, आप कथक में भी हैं, आप मूवीज भी रिव्यू करती हैं, आप क्रिटिक भी हैं। इतने सारे जो हैट्स हैं, मतलब जो बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे नए राइटर आर्टिस्ट देख रहे होंगे, तो इतनी सारी चीजें आप मैनेज कैसे करते हैं? क्या राज है इसके पीछे का? देखो, एक चीज है, अगर आप जिस चीज में आपको रुचि है, आपको रस है, आपको बस वो कर लेना चाहिए, उसमें निपुण होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मेरी माँ ने सिखाया था कि जब कोई भी चीज करने को मन हो तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस सिर्फ कूद पड़ो और करना शुरू कर दो, और जितना आता है ऐसा होएगा। ठीक है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, मगर काम चलता रहता है। बहुत ज्यादा मैं सोचती नहीं हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। कभी अच्छा होता है, कभी इतना अच्छा नहीं होता है। मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग भी की है शबाना आजमी की फिल्मों के लिए। तो सब कुछ करती हूँ मैं, जो भी मेरे हाथ में लगता है चलता है। एक ही जिंदगी है, भरपूर जीना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात की, एक जिंदगी है, भरपूर जीना चाहिए। मैम, आपका जब पद्मश्री अवार्ड हैं और बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं आपको, हम लोगों को वो अनुभूति नहीं होती कि वो क्या फीलिंग होती है उसकी, जब अवार्ड मिलते हैं बड़े बड़े, तो वो किस तरीके का अनुभव होता है जब पहली बार वो कानों में खबर सुनने को मिलती है। तो वो अगर आप थोड़ा साझा कर पाए, वो किस तरीके का अनुभव था आपका? मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग पद्मश्री के लिए या पद्मा अवार्ड के लिए बहुत ज्यादा लॉबिंग करते हैं। मुझे तो ये अवार्ड्स कब आता है, कब उसकी क्रिया शुरू होती है, कैसे होता है, कुछ नहीं मालूम होता था। आपकी तरह मैं भी सुबह न्यूज़पेपर खोल के देखती थी कि इसको मिला, उसको मिला, जो भी है। तो उस दिन शुक्रवार था, मेरे रिव्यू का दिन था, और मेरे कंप्यूटर पे मैं दो फिल्में रिलीज हुई थी उस हफ्ते, और दोनों दो सुपरस्टार्स की थी, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान, रईस और काबिल। तो मैं बहुत टेंशन में थी और दोनों का रिव्यू कंप्लीट कर रही थी। मेरे स्टूडियो फोन कर रहे थे कि जल्दी आ जाइए, लेट हो रहा है। और कोई मुझे फोन किए जा रहा था मोबाइल पे, अननोन नंबर, बार 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 फोन बज रहा था, मगर मैं अपना रिव्यू खत्म कर रही थी, मैं उठा नहीं रही थी। फिर मैंने कहा कि कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं उठाओ तो भी चले नहीं जाते हैं। तो मैंने बहुत गुस्से में आकर फोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि आप भावना जी बोल रही है? तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा हम आईएनबी से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पद्मश्री दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि आप भावना जी ही बोल रही हो ना? तो मैंने जी कहा हाँ। जी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पद्मश्री दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में वो लोग घबरा गए कि इसको तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इसने। तो मैंने कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं कुछ और कर रही थी, क्योंकि मेरा हाथ तो कंप्यूटर पे चल ही रहा था उनके साथ बात करते करते। हम्म। तो मैंने किसी से कुछ नहीं बताया कि ऐसा फोन आया था। मैंने सोचा क्रैंक कॉल भी हो सकता है, मुझे कोई क्यों कुछ देगा। तो मैं अपने स्टूडियो में गई, मैंने अपना शो रिकॉर्ड किया, दूसरा शो रिकॉर्ड किया, और फोन मेरा बंद था। जैसे ही दोनों शो रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपने घर की ओर आने लगी, तो मेरा फोन मैंने खोला तो इतने मैसेजेस आने लगे कि मेरा फोन क्रैश हो गया। और मैं घर आई तो मेरी बहन का फोन आया कि तुमको पद्मश्री क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बस। हाँ, वाह। सो मैम, आपका जो इंटरेक्शन है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक्टर्स के साथ काफी होता रहता है, तो इसमें हम दो चीजें थोड़ा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी दर्शकों के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगी कि पोइट्री एक आपके लिए पोइट्री क्या है। दूसरा, जब आपका इन लोगों से इंटरेक्शन होता है, इनके लिए लिटरेचर और पोइट्री में किस तरीके के डिस्कशंस होते हैं, इनके लिए कितना, इनकी एक्टिंग में इन्वॉल्वमेंट लगता है कि जो साहित्य है वो कितना हेल्पफुल रहता है इन लोगों के लिए। अगर ये कुछ आपके एक्सपीरियंस है जो वो शेयर कर पाए।
देखो, एक तो क्या है कि ये एक मिसकंसेप्शन है हम में कि जो फ़िल्मों में काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा छिछोरे होते हैं, उनको साहित्य के बारे में क्या मालूम। हम अपने जी। आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं कि हम राइटिंग के बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेखक के बारे में ज़्यादा जानते हैं। ये गलत बात है। कोई भी इंसान अच्छा एक्टर नहीं बन सकता जब तक वो इंटेलिजेंट ना हो। हम्म। और जितने स्क्रिप्ट्स हमारे एक्टर्स को पढ़ने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग विच रोल दे विल डू और नॉट डू, तो वो लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं इस मामले में। और राइटर्स, डायरेक्टर्स, ये सबको साहित्य से रस है, क्योंकि वहीं से वो लोग अपनी कहानियां चुनते हैं। तो कुछ लोग जैसे अमिताभ बच्चन, जो खुद एक डॉक्टर बच्चन के सुपुत्र है, या शबाना आजमी जो कैफी साहब की बेटी है, उसी तरह से बहुत सारे और भी लोग हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। जैसे गुलजार साहब से बात कर रहे हैं, वो अलग टाइप की बातें होती है। हाँ मगर दूसरे यंगस्टर्स भी अंग्रेजी राइटर्स को पढ़ते हैं। इवन इफ इट्स बेस्ट सेलर, इट इज स्टिल राइटिंग। मैम, आपने काफी सारी किताबें लिखी हैं। अगर ये, आई नो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि अपनी अपनी बुक्स में से एक बुक पिक करना, बट आपका आप अगर एक किताब बतानी हो आपको कि ये, हाँ, कि ये किताब मतलब आपके अलग एक्सपीरियंसेस थे लिखते लिखते टाइम जब लिख रहे थे आप उसको। देखो, 19 किताब में से ज्यादातर किताब सिनेमा या सिनेमा आर्टिस्ट पर है, जी। मगर 2 किताब भगवान कृष्ण पर है, एक किताब गर्भ संस्कार पर है, और 2 किताब नरेंद्र मोदी के पोएट्री ट्रांसलेशंस है। हाँ। तो ये 5 किताब अलग है। मगर सिनेमा में अगर मुझे एक किताब चुननी पड़े, तो मैं कहूंगी मैंने 3 किताब अमिताभ बच्चन पे लिखी है। पहली द लेजेंड, जो उनकी जीवनी पर है मगर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। हाँ। दूसरी बचनेलिया, जो उनके सिर्फ फिल्मों पर है, 1969 टू 2009, एवरी फिल्म और उस पर एक ट्रिविया। और जो तीसरी किताब थी, दैट वाज कॉल्ड अमिताभ लेक्सिकॉन। ये मेरे ख्याल से सबसे मेरी मुश्किल किताब है और सबसे अनोखी किताब है। और ऐसी किताब ना किसी ने आज तक लिखी है और ना लिखी जाएगी। मैं खुद भी नहीं लिख सकती हूँ। ये तो भगवान सरस्वती की महिमा थी कि वो हो गई। इस किताब में लेक्सिकॉन यानी डिक्शनरी। इस किताब में क्या है कि जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ए टू जेड कितने ज्यादा शब्द है, वो जी। सारे शब्द मैंने लिए हैं। और हर शब्द को मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्म के एक प्रॉप से जोड़ा है और फिर वो सीन बताया है। मिसाल के तौर पर, ए एरो, हम्म। फिल्म का नेम तूफान। अरे वाह। और वो सीन कहा जब उन्होंने तूफान में एरो इस्तेमाल किया। दूसरा एग्जाम्पल, बी बॉटल, फिल्म शराबी, वो सीन जहां वो बॉटल के साथ सीन करते हैं। सी चेन, फिल्म जंजीर, वो सीन जहां वो चेन देखते हैं सपने में। डी डॉल्फिन, फिल्म अजूबा, वो सीन जहां वो डॉल्फिन से बात करते हैं। इस मतलब मैंने एक ही शब्द बताया है, मगर ए अल्फाबेट में कितने सारे शब्द होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। यस। यस। हाँ बात तो, ये, जी अंकुर, जी। बात ये है कि किताब तो सब लिखते हैं, मगर किताब का ख्याल, किताब की सोच, किताब की जो इमेजिनेशन है वो अलग होनी चाहिए, ताकि लिखने वाले को भी मजा आए और पढ़ने वाले को भी मजा आए। सिर्फ किताब मैंने कितनी लिखी है, 18 लिखी है या 19 लिखी है, बात वो नहीं है। हर किताब अलग होनी चाहिए। यस। हाँ, लेखक आपका जो पाठक है वो भी आप मतलब ये चाहता है कि उसको जब अगली बार कुछ पढ़ने को मिले, तो कुछ नए एक्सपीरियंसेस, जो कुछ नया सीखने को मिले। बिल्कुल सच बात मैम। हम आगे बढ़ते हैं। किताब अभी जब आप ये लेटेस्ट टू सेल्फ, मैं अभी इसका इंडेक्स देख रहा था, इसमें लगभग हर क्षेत्र की, हर एरिया का टॉपिक पिक किया गया है, उसमें उसकी बात करने की कोशिश की गई है। उसमें एक माँ से कैसा प्यार है, वो उसमें एटीट्यूड के बारे में बात करी, उसमें लगभग सब कुछ पिक किया है।
आपका कुछ स्पेसिफिक अनुभव जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, क्या मतलब आपका कुछ, आप अगर एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, जब पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा था, आपकी किस तरीके की अनुभूति थी? मैं जब ट्रांसलेट कर रही थी तो जाहिर है कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ही सोच रही थी। हम्म, तो मुझे ये तकलीफ हो रही थी कि इंसान जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उतना ज़्यादा वो मंथन करता है, चर्निंग चलती है उसके अंदर, जी। और उसकी इतनी ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन और इनसाइट्स होती है। तो मुझे ये लग रहा था कि उस उसके दिमाग को कभी शांति मिलती है कि नहीं, वो शांत रहते हैं कि नहीं यहाँ, या हम्म, कांस्टेंट उसके अंदर विचारधारा चलती रहती है। और मुझे जो किताब के बारे में ये अच्छा लगता है कि जब उन्होंने सोचा कि इसको, मतलब पब्लिशर जो गुजराती पब्लिशर थे, इमेज, इसको छापना चाहते थे, तो हाँ, उनको एक समय पे लगा कि और कविता चाहिए, तो उनको वो बार बार बोलते थे कि और दीजिए। तो वो अपने सारे किताब, अपने सारे ट्रंक्स, अपने सारे संदूक, बॉक्सेस, किताब के अंदर कोई चिट्ठियां, वो सारी चीजें निकाल निकाल के वो कविताओं को फिर से थोड़ा सा सजा के वो दे हाँ, रहे थे। तो ये भी एक साधना है, क्योंकि आपको एक समय के पहले जब सब कुछ देना होता है और वो अच्छी तरह से सजा के दो, वो भी एक आर्ट है। और उसमें मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कभी इसलिए नहीं लिखा कि वो छपवाना चाहते थे, ये हम्म, दैट वाज नॉट हिज इंटेंशन एट ऑल। और उनको पता है कि वो राइटर नहीं है, प्रोफेशनल राइटर नहीं है, और इस बात को वो मानते हैं। और वो कहते हैं कि मेरी राइटिंग पॉलिश्ड नहीं है, और वो हम्म, बोलते हैं कि मैं इसको पॉलिश करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कच्ची केरी का स्वाद होता है हाँ, वो पक्की केरी में नहीं होता है। ट्रू। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप अपनी अनुभूति और अपनी आभा से इतने ज्यादा वेड डाउन हो जाओ कि मैं हूँ ये, और मुझको ऐसा ही लिखना चाहिए, और ये मैंने पुराना लिखा था तो अभी नहीं छपना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम्म, छप गया था 2007 में, गुजराती में, हाँ, 2007 में, और मैं छाप रही हूँ उसको 2022 में। जो पहली उनकी किताब थी जो मैंने 2020 में निकाली, वो उन्होंने लिखी थी 1986 में, ओ, जब वो ना चीफ मिनिस्टर थे, जब वो ना प्राइम मिनिस्टर थे, आरएसएस वर्कर थे। हम्म, मगर मैं खुश हूँ कि ये वो शायद छपी थी 2001 में, या याद नहीं है मुझे ठीक तरह से, मगर ये दोनों किताब क्योंकि छपी हुई है तो मैंने ट्रांसलेट किया, और क्योंकि मैंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है तो कुछ और लोग पढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। और एक बड़े, जी मैम, जी सॉरी। तो इससे सीख ये मिलती है कि सेल्फ एक्सप्रेशन, हम्म, उन्होंने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए लिखा है, अपना जो अंदर चल रहा है उसे इजहार करो। वो हम्म, पेपर में लिखा, वो किसी ने छाप दिया, और किसी ने उसका अनुवाद कर दिया, और इसकी वजह से ये आपके जो ख्याल है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो कितने और लोगों तक पहुंच रही है। जी। तो यहाँ पे आई थिंक एक चीज और मतलब बड़ी अच्छी निकल के आती है कि ट्रांसलेशंस होने और दूसरी भाषाओं में एक अच्छी चीज है कि होते रहने चाहिए, एक ताकि एक जो फिक्स लैंग्वेज है, भाषा वर्ग का पाठकगण है, उसके बियॉन्ड भी किताब या फिर जो लेखनी है लोगों तक पहुंचे। जी मैम। इसके बाद पाठकों को क्या पढ़ने को मिलेगा? नई नई कौन सी किताब पे आप काम कर रहे हैं? कुछ अगर बता पाए, क्या आगे आने वाला है कुछ नया? एक किताब जो मैं करीबन 10 साल से लिखना चाहती थी मगर शुरुआत ही नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्या था, हमेशा शुरू करती और दिल इतना भारी हो जाता कि नहीं लिख पाती थी। मेरे माता और पिता दोनों कराची में पैदा हुए थे, ओके। और जब माइग्रेशन हुआ, पार्टीशन हुआ, तब वो 1947 में बम्बई आए।
इंडिया आए। हम्म और मेरे जो 6 भाई बहन है वो कराची में पैदा हुए, ब्रिटिश इंडिया में। हम्म और मैं और मेरे से 2 साल बड़ी बहन, हम दोनों 55 के बाद पैदा हुई यहाँ। ओके हम्म तो हम दोनों में और बड़े भाई बहनों में करीबन 12 साल का अंतर है। हम्म तो जब वो कराची की बात करते थे तो कभी ध्यान नहीं दिया, जब वो माइग्रेशन की बात करते थे तो कभी ध्यान नहीं दिया, जब वो पाकिस्तान या कराची की सारी चीजों की बात करते थे कभी ध्यान नहीं दिया। मगर अब जब दोनों नहीं रहे तो मुझे लगा कि मैं पूरे फिल्म स्टारों की जीवनी इतनी लिखती हूँ, अपने माँ बाप की कहानी को क्यों मैंने नहीं लिखा अभी तक। तो अभी मैं उन पर काम कर रही हूँ। और मुझे ये अपना जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके हाँ पहले मुझे उसे रिलीज करना है, क्योंकि ये कहानी 90 साल की है। 1910 when my father was born and 2000 when my mother died। तो 90 साल की कहानी मैं लिख रही हूँ। इसमें कौन दिलचस्पी लेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे परिवार की कहानी है, मगर मैं अपने लिए तो लिख ही रही हूँ इस वक्त। जी मैम बिल्कुल। और काफी अच्छी चीजें निकल के आएंगी, कुछ जो जानकारियां लोगों तक पहुंचेंगी कि मतलब पाकिस्तान के पहले मतलब इस तरीके के इंसिडेंट्स के कुछ कराची, कुछ पाकिस्तान का, कुछ कुछ कहानियां उठाना, फिर इंडिया की। काफी काफी अच्छी किताब निकल के आएगी और हम सबको इंतजार है कि हम सब पढ़ेंगे जैसी आती है। मैम आपने, मैं चूंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ कविताएं आप जो आपने इस बुक में ट्रांसलेट करी हैं कुछ रिसाइट कर पाए। जरूर जरूर। अच्छा हुआ कि मैंने किताब अपने पास रखी और चश्मे भी रखे हैं, अरे क्योंकि वाह। अभी भी चश्मे के बगैर कुछ होता नहीं है। अम, इस कविता का नाम है ऑल ऑफ अ सडन। हम्म उनके जो विजुअल्स है, जिस तरह से वो पेश करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन अ ब्लैक पेपर ऑफ डार्कनेस आई ड्रॉ अ पॉन्ड, ओवर द पॉन्ड stoops a branch, and on the branch hums a bee. To diminish the darkness, I paint a luminous moon, lend shades of blue to the breeze, as cool as the water in the pond. All of a sudden, the midsummer sun burns the paper, turns it into ash, and the brush freezes in my hand. The frog croaks. Seasons of dreams or dreams of seasons. Everything disperses. हम्म एक पतंग के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। जी। Kite is a celebration of speed, my journey towards sunlight. Kite is my glory, my life string in my control. Feet entrenched on the ground, my kite soars high in the sky, like a majestic bird. In a sky filled with kites, my kite untwined is not enmeshed on some branches of a tree. Kite is like my Gayatri mantra. हम्म कितनी अजीब बात है। The affluent, the royal, and the poor all love to assemble broken kites. It's a joy unusual, indescribable. The broken kite has experience of the horizon. ये जो ऊपर जाके टूट गई है, उसके पास आसमान का अनुभव है। Is acquainted with the speed of the winds. It has touched dizzying heights and survived, bearing testimony of its flight. Kite is my flight to sunlight. The string holds its breath. Its heart resides in the sky. I control the string of the kite. My Lord holds my string. The string desires the wind. Kite has unusual dreams, different from humans.
It ascends and ascends till it arrives at the Lord's feet. The human sits in a corner, untangling the knots. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पतंग की अलग अभिलाषा है और अलग सपने है, और जो इंसान है वो पेड़ के नीचे बैठकर जो पतंग की स्ट्रिंग है, डोरी है, उसकी आंखें वो खोलता रहता है। ये किताब बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग इलस्ट्रेशंस भी है। हर कविता के लिए अलग इलस्ट्रेशन है। जैसे ये इलस्ट्रेशन मुझे बहुत ही पसंद है, लगता बहुत सिंपल है और हाँ, और इसकी कितनी खूबसूरत, आप सोचो वर्ब, क्रिया पर किसी ने आज तक कविता नहीं लिखी। वो कहते हैं ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल बनाइए of one word around me. Now make the circle into a square. Within the circular square, place multicolored marbles like words. गोटी जैसे शब्द, words of glass, words of truth, transparent words like teardrops or like full stops. Now sketch boundaries, उसको सीमा बनाओ. Around the adjectives, boundaries of Lakshmana, prestige of Ram, and play the cross and not games, हम जो खेलते थे बचपन में, for as long as you want. And yes, place the adverbs. Adverbs को क्या कहते हैं हिंदी में? मुझे नहीं मालूम। क्रिया इज वर्ब, क्रिया इज वर्ब, एडजेक्टिव इज डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्राइब करते हैं। And place the adjectives in the center and draw around them an everlasting circle. इससे ज्यादा नहीं पढ़ती है। Yes, I was reading the book. I think I read this Vande Mataram wala. So I was just thinking कि how he's explaining like every word कि Vande Mataram how much important it is, है ना, कि वो जो वो देखने का नजरिया है कि वो एक साधारण इंसान कुछ दूसरी तरीके से देखता है, बट डीपली उसको उन वर्ड्स के अंदर घुसना, फिर उसको डिस्क्राइब करना, वो एक मतलब यूनिक वे है। देखो, वही मैं कहती हूँ कि इमोशंस हम सब में होते हैं, मगर उनकी मात्रा बदलती रहती है इंसान में। मुझे उनके बारे में, उनकी राइटिंग के बारे में लगता है कि बहुत ज्यादा महसूस करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, ऊपर से शांत लगते हैं। हम जब टीवी में देखते हैं तो शांत लगते हैं, मगर ऐसे ऐसे विषय पर अगर वो मंथन करते हैं तो उनके दिल में कितना कुछ चलता होगा। मुझे कभी कभी ऐसा दिल करता है कि उनको कहूं कि दिमाग को शांत रख के सो जाइए, शांत, इतनी विचार करोगे तो तकलीफ होगी आपको। मगर फिर अच्छा भी लगता है क्योंकि सबकी काठी अलग होती है और इसलिए वो अलग है। मैम, बहुत सारे जो नया एक लेखक वर्ग है, जो बडिंग राइटर्स हैं, बडिंग पोएट्स हैं, अभी देख रहे होंगे, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि जल्दबाजी मत कीजिए। किसी चीज के पीछे, पहली किताब या पहला अवार्ड, किसी भी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आएगा जब वक्त आएगा। प्यार और पैसा दोनों, जितना आप उनके पीछे भागते हो वो आपसे दूर भागते हैं। तो संभल लो, ठहराव लाइए, और वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा वैसे भी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो संतुष्ट रहो, और दूसरे जर्नलिस्ट या दूसरे राइटर्स क्या कर रहे हैं उनको मत देखो। आपके दिल में क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो लिखो। वो ही अनोखा होगा और वो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जैसे हम जब सच बोलते हैं तो हमको किसी की डर नहीं रहता, उसी तरह से जब हम राइटिंग में अपने आप को पेश करते हैं, जो आपको नेचुरली आता है वो लिखते हैं, तो हमको कोई बोझ नहीं रहता। ट्रू। एक लाइन है कि मोहब्बत तो सभी करते हैं, किसी की छिप जाती है और किसी की छप।
तो लिखते रहिए, अपना काम करते रहिए, बिल्कुल सच कहा मैम आपने। और हम सभी को आपकी जो अगली किताब है उसका बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, जैसी आती है सब लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी लेटर्स टू सेल्फ नहीं पढ़ी है वो जाके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है, वो जाके सभी खरीदें और किताब को पढ़ें। किताब की प्रक्रिया, जो प्रतिक्रिया है वो मैम तक पहुंचाएं, पाठकों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। एक जी मैम। मिनट, मैं कहना चाहूंगी कि अंकुर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी के जो कई बार इंटरव्यूअर्स होते हैं वो पूरा अपना होमवर्क करके नहीं आते हैं और कहते हैं अपने बारे में कुछ बताओ, और सोचते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा बोलना शुरू कर दूंगी। आपने अपना पूरा होमवर्क किया था और बहुत अच्छी तरह से सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम दोनों किताब को उठाएंगे, इसका आपके ऑफिस वाले अगर सुन रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट निकाले ताकि हम सोशल मीडिया पे यूज कर सकें। आप भी उठाइए अपना। यस मैम। ये यहाँ पकड़ो के यहाँ, यहाँ, हाँ हाँ आप वहीं रखो मेरे पास। परफेक्ट। हो गया? यस मैम। थैंक यू। ये थैंक फोटो यू हम सो दोनों डाल देंगे, आप अपना वो भी भेज देना मेरे को, आईडी। ओके। डन मैम, डन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो यस, आई एंजॉय टॉकिंग। बाय। मच।